दोस्तों, भारत में क्रिकेट धर्म माना जाता है, इसलिए तो यहाँ पर प्लेयर को भगवान का दर्जा भी दे दिया गया है। क्रिकेट के साथ लाखों भारतीयों की उम्मीद, इमोशन और पैशन जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इस क्रिकेट के साथ स्कैम हो जाता है तो यह स्कैम सिर्फ पैसे का नहीं होता है, करोड़ों लोगों की भावनाओं, उनकी उम्मीदों और खुशियों के साथ धोखा होता है। इस खेल के प्रति लोगों का विश्वास जाता रहता है, जिसे वापस लाने में कई साल लग जाते हैं। अगर क्रिकेट को एक धर्म मान लिया जाए तो उसका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है आईपीएल, और उसी में अगर फिक्सिंग हो जाए तो क्रिकेट का तो दिल ही टूट जाता है। आज बात करते हैं ऐसे क्रिकेट के सबसे बड़े स्कैम की, जो कि आईपीएल में हुआ था। यह मैच फिक्सिंग की कहानी नहीं है, बल्कि स्पॉट फिक्सिंग का सच है। अब मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में क्या फर्क है, पहले वो क्लियर करते हैं, फिर इस धोखे का पूरा सच आपको बताएंगे। मैच फिक्सिंग में क्या होता है कि प्लेयर सट्टेबाजों से पैसे लेते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम यह मैच हार जाएंगे, जबकि स्पॉट फिक्सिंग में पर्टिकुलर ओवर, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को टारगेट किया जाता है। यानी वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपने दूसरे ओवर में 10 या 12 रन दूंगा, या फिर 10 रन से कम में आउट हो जाऊंगा। यह सब कमिटमेंट स्पॉट फिक्सिंग कहलाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 5 मई 2013 को, जब राजस्थान वर्सेज पुणे का मैच जयपुर में हो रहा था। राजस्थान के स्पिनर अजीत चंदेला, जो कि आईपीएल के सीजन में एक हैट्रिक भी बना चुके थे तथा राजस्थान रॉयल के बॉलिंग के अटैक के इंपॉर्टेंट पार्ट थे, वह एक फिक्सर के साथ डील करते हैं कि अपने सेकेंड ओवर में 14 रन से ज्यादा देंगे। इसके लिए उसको 20 लाख रुपए एडवांस भी मिलते हैं तथा 20 लाख काम होने के बाद देने का वादा किया जाता है। साथ में फिक्सर यह भी कहता है कि तुम्हें पहले कोई इशारा देना होगा, जिससे हमें पता चल जाए कि तुम इस ओवर में 14 रन देने वाले हो, क्योंकि जब तुम सिग्नल दोगे तो हमें पैसे लगाने का मौका मिल जाएगा और तभी हम पैसा कमा पाएंगे। अजीत चंदेला ऐसा ही करते हैं और अपने सेकेंड ओवर में 14 रन देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे एक गलती हो जाती है। मैच के प्रेशर में वो इशारा करना भूल जाते हैं। फिक्सर को कोई सिग्नल नहीं मिलता और वो पैसे लगा नहीं पाता है। मैच के दूसरे दिन जब अजीत चंदेला फिक्सर से अपने बाकी के पैसे मांगते हैं तो फिक्सर उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से नुकसान हो गया, क्योंकि तुमने कुछ सिग्नल दिया ही नहीं था, तो हम पैसे कैसे लगाते। फिक्सर अजीत चंदेला से 20 लाख रुपए वापस मांगता है और फोन पर गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन बाद में डिसाइड होता है कि अगले मैच में प्री डिसाइड सिग्नल दिया जाएगा, जिससे कि फिक्सर को पैसा लगाने का समय मिल सके। फिर आती है तारीख 9 मई 2013, जब राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब किंग का मैच था। उस दिन अजीत चंदेला के साथ एक और प्लेयर जुड़ जाता है, जो कि 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुका है और उस समय इंडियन टीम का प्रीमियर फास्ट बॉलर था। नाम था उसका श्रीशांत। श्रीशांत को भी कहा जाता है कि तुम्हें सिग्नल देना है जिस ओवर में तुम 14 रन से ज्यादा देने वाले होंगे। तुम्हें अपनी कमर के आगे टॉवेल लटका कर और जो वार्म अप हमेशा ओवर शुरू करने से पहले करते हो, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा खींच कर ये सिग्नल देना होगा कि अब इस ओवर में तुम 14 रन देने वाले हो, ताकि हमें पैसे लगाने का समय मिल जाए। साथ में अजीत चंदेला को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि वो अपना टी शर्ट ऊपर करके और आसमान की तरफ देखेगा। यह वो सिग्नल होगा जिससे कि फिक्सर पैसा लगा सके। दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और इसके लिए बुकीज से उनको 40-40 लाख रुपए मिलते हैं। इसके बाद तारीख आती है 15 मई 2013, जब मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल के बीच वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जाता है। फिक्सर अजीत चंदेला को फिर फोन करता है और पूछता है कि इस मैच में स्पॉट कैसे फिक्स करेंगे। तो अजीत चंदेला फिक्सर को कहता है कि आज का मैच मैं नहीं खेल रहा हूँ, मेरी जगह पर अंकित चौहान खेल रहा है, वह आपका काम कर देगा। इसके लिए 60 लाख रुपए में डील फाइनल होती है। अंकित चौहान मैच में ऐसा ही करता है और अपना रिस्ट बैंड घुमाकर सिग्नल दे देता है। अब दिल्ली पुलिस, जो इन प्लेयर के फोन टैप कर रही थी, अब उनके पास इन 3 प्लेयर के खिलाफ सबूत थे और काफी सटोरी के खिलाफ भी उनके पास सबूत थे। अब ये सबूत कैसे आए और दिल्ली पुलिस इनका पीछा क्यों कर रही थी, इसकी कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले सुनिए कि उस रात क्या हुआ। दिल्ली पुलिस 2 टीमें बनाकर रेड मारती है। एक टीम जितने भी सटोरी थे उनको पकड़ती है तथा दूसरी टीम जितने भी प्लेयर थे उनको पकड़ने जाती है। श्रीशांत उस समय 15 मई की रात को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में थे। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो श्रीशांत के साथ एक पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जीजू जनार्दन भी मिलते हैं, जो की स्पॉट फिक्सिंग के लिए श्रीशांत को सटोरी से संपर्क कराते थे। उनके साथ 2 लड़कियां भी थी। पुलिस इन सबको अरेस्ट करती है। फिर होटल ट्राइडेंट जाती है, जहां राजस्थान रॉयल की पूरी टीम ठहरी हुई थी। वहां जाकर अजीत चंदेला और अंकित चौहान को भी अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद पुलिस उनको पूछताछ करने के लिए लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल का मैनेजमेंट खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केस से संबंधित सारी डिटेल दे देता है, ताकि अफवाहों का बाजार ज्यादा गर्म ना हो। बीसीसीआई भी हरकत में आती है और इन तीनों प्लेयर को तुरंत बैन कर देती है। अब ये इन्वेस्टिगेशन तो दिल्ली पुलिस की थी, इसी के पैरेलल मुंबई पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चलता है कि मुंबई से एक नंबर से बार बार पाकिस्तान में बात हो रही थी। ज्यादा तफ्तीश करने पर पता चलता है कि वो पाकिस्तान नंबर
पाकिस्तान के एम्पायर असद रऊफ का था, जो कि आईपीएल में एम्पायरिंग कर रहे थे और पाकिस्तान में बैठे स्टोरियों की सारी जानकारी दे रहे थे। असद रऊफ का जैसे ही फिक्सिंग में नाम आता है तो वो तुरंत भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है। यह बात जरूर है कि आईसीसी ने फिर उसे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। इन सब फोन रिकॉर्डिंग सुनने के दौरान ही मुंबई पुलिस को पता चलता है कि बॉलीवुड एक्टर बिंदु दारा सिंह का भी कनेक्शन इस फिक्सिंग स्कैंडल से है। बाद में बिंदु दारा सिंह ये बात कबूल कर लेता है कि खिलाड़ियों और बुकीज के बीच कोऑर्डिनेशन का काम वो करता था। चूंकि पुलिस बिंदु दारा सिंह के कॉल को भी ट्रेस कर रही थी, इससे उन्हें पता चलता है चेन्नई सुपर किंग टीम के प्रिंसिपल गुरुपर मैयप्पन के साथ भी सटोरियों के रिश्ते हैं। पुलिस उनको भी सम्मन भेजती है, लेकिन वो फरार हो जाते हैं। कुछ दिनों तक फरार रहने के बाद वो सरेंडर कर देते हैं। अब गुरुनाथ मैयप्पन का नाम आने से यह एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बन गया, क्योंकि गुरुनाथ मैयप्पन तत्कालिक बीसीसीआई चेयरमैन हसन के दामाद थे। बीसीसीआई ने भी एक कमेटी बनाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इसी कड़ी में राजस्थान रॉयल के टीम ओनर राज कुंद्रा का नाम भी सट्टेबाजों से संबंध के रूप में सामने आया। उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने माना कि एक दोस्त के थ्रू वो बैटिंग किया करते थे। अब किसी आईपीएल टीम का ओनर बैटिंग करता है तो उस टीम के खेल के क्लीन होने पर शक तो जरूर होगा। इसलिए राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग दोनों टीमों को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया और उनकी जगह 2 नई टीमें लाई गई, एक पुणे की और एक गुजरात की, ताकि इन टीम के खिलाड़ियों के साथ अन्याय ना हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी यह है कि इस मैच फिक्सिंग कार्ड का पुलिस को कैसे पता चला, ये सब लोग कैसे पकड़े गए, इन प्लेयर्स तक पुलिस कैसे पहुंची। देखा जाए तो ये सब फिक्सिंग स्कैंडल एक कोइंसिडेंस की वजह से ही पकड़ में आया। हम इसको लकी ब्रेक भी कह सकते हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम अंडरवर्ल्ड के किसी केस में कुछ बदमाशों का फोन रिकॉर्ड कर रही थी। इसी दौरान वो 2 सट्टेबाजों के बीच की बात सुनती है, जो कि आईपीएल में फिक्सिंग की बात कर रहे थे। फिर उनके फोन को टैप किया जाता है तो उनका कनेक्शन अजीत चंदेला से निकलता है। अब जब अजीत चंदेला का फोन टैप किया जाता है तो उसका फिक्सिंग कनेक्शन जीजू जनार्दन और एस श्रीशांत तक पहुंच जाता है। ये सब फोन कॉल आईपीएल से पहले पुलिस ने सुने थे। अब सट्टेबाजों और प्लेयर्स के रैकेट को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पुलिस डिसाइड करती है कि आईपीएल के दौरान भी इन प्लेयर के फोन कॉल सुने जाएंगे। उसी से पूरे स्कैंडल का पर्दाफाश हो गया। पुलिस टैप किए गए फोन कॉल के मैसेज और मैच के वीडियो को मैच कराती है तो पूरा स्पॉट फिक्सिंग कार्ड का पर्दाफाश हो जाता है। लेकिन हमारे देश में फिक्सिंग और सट्टेबाजी को लेकर कोई सख्त कानून है नहीं, तो सभी खिलाड़ी और फिक्सर कोर्ट में छूट जाते हैं। इन लोगों को कोर्ट से कुछ खास सजा नहीं होती है। लेकिन बीसीसीआई ने इनको क्रिकेट के पूरे इकोसिस्टम से बाहर रखने के लिए इन सबको लाइफ टाइम बैन कर दिया। इसके अलावा आईसीसी ने भी पाकिस्तान एम्पायर असद रऊफ को भी लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया। लेकिन क्रिकेट फैंस के दिल और दिमाग में एक बात जरूर बैठ गई कि आईपीएल में फिक्सिंग होती है, इसीलिए आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। उसको वापस ट्रस्ट गेन करने में सालों लग गए। अभी भी आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि आईपीएल को फिक्स समझते हैं। उसकी तुलना कई बार तो WWE से भी की जाती है। चूंकि भारत में क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है, तो इस आईपीएल फिक्सिंग की गूंज गली मोहल्ले से लेकर संसद तक पहुंची थी, लेकिन सजा के नाम पर कुछ नहीं हुआ।